का मुख्य पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। हम लोग देखे क्लास 9 में भी पढ़े हैं कि अर्थव्यवस्था में जो जितने भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं, सभी कामों को 3 भागों में बांटा गया है। चाहे कोई भी प्रकार की पूरा दुनिया में जितने भी प्रकार के काम होते हैं, जिससे हमारी आय होती है, जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं, उसको सिर्फ 3 भागों में बांटा गया है। उसमें प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। आप समझेंगे सबको डिटेल सबके बारे में समझेंगे कि प्राथमिक क्रिया क्या है। ऐसे तो हम लोग आर्थिक क्रिया के बारे में कुछ पढ़े थे कि प्राथमिक क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाजार क्रिया, दूसरा गैर बाजार क्रिया, है ना। तो बाजार क्रिया में हम लोग देखे थे कि बाजार क्रिया का में जितने भी आर्थिक क्रिया जिससे हमको आय आता, पैसा आता है, चाहे कोई भी काम होता है जिससे हमारे इनकम होता है, जिससे पैसा कमाते हैं, बाजार क्रिया का आता है। बाजार क्रिया में सारे आर्थिक क्रिया आ जाते हैं। दूसरी क्रिया पढ़े थे हम लोग गैर बाजार क्रिया, क्लास 9 में। गैर बाजार क्रिया जिसमें हमारे सेवा के भाव से क्या होता है, जिसमें हमको किसी लाभ की प्राप्ति नहीं होता। जैसे किसान खेत में अनाज निकाला जाता है, आपने खा लिया, उसे बिक्री नहीं किया, उसे आय की प्राप्ति नहीं होती। घर में मम्मी खाना पका रही है, बर्तन धो रही, कपड़ा धो रही, बच्चे की सेवा कर रही, कोई आय की प्राप्ति नहीं होती गैर बाजार क्रिया। तो ये बाजार के आधार पर बांटे थे, लेकिन हम लोग काम के आधार पर आर्थिक क्रियाओं को 3 भाग में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। आप सबसे पहले तो देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग यहाँ देखते हैं कृषि एवं सहायक क्षेत्र को लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि प्राथमिक क्रिया में कृषि और उससे संबंधित काम होते हैं। इसको हम लोग परिभाषा में देखेंगे तो कहेंगे कि वैसी क्रियाएं जो प्रकृति से किया जाता है, जिसमें किसी दूसरे चीज का इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ प्राकृतिक वस्तुओं को परिचालित किया जाता है, प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उत्पादन के लिए। जैसे हो गया जमीन का प्रयोग किया, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, मनुष्य द्वारा कोई भी निर्मित वस्तुओं का प्रयोग से नहीं होता। जैसे हम लोग खेत में धान लगाए, बीज लगाए तो धान उत्पादन हुआ, सब्जी का बीज लगाए तो सब्जी उत्पादन हुआ, गाय से हमको दूध की प्राप्ति हुआ, माँ, मुर्गा, खस्सी, ये सब से आपको मांस की प्राप्ति होता है ना जी। तो मुर्गी से आपका अंडा की प्राप्ति होता है। तो हमको प्राकृतिक वस्तु है, तो सभी को हम लोग सबको एक साथ प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति से क्या आता है। तो देखना कृषि जो चाहता हो, कृषि याद रखना चुनने के लिए आगा, कृषि से जो भी काम होता है, चाहे बागवानी हो, फल उत्पादन हो, फूल उत्पादन हो, सारे क्रियाएं कृषि। पशुपालन, पशुपालन हो गया, गाय पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, चाहे जो भी चीज होता है ये सभी प्राथमिक। डेयरी, दूध उत्पादन, दूध का उत्पादन करना और दुकान में दूध बेचना दोनों अलग चीज होता है ना। दूध का गाय से भी दूध निकालते तो प्राथमिक क्रिया है। मत्स्य, मछली पालना, अरे बड़े बड़े तालाब में मछली पालते हैं, समुद्र में मछली पालते हैं, सब क्या है मत्स्य पालन, मछली पालन। वन पालन, जंगल प्रकृति का कोई जंगल लगाया नहीं है, तो जंगल से घास की प्राप्ति हो रही है, जड़ी बूटी की प्राप्ति हो रही है, और अन्य चीज जो भी प्राप्ति लकड़ियाँ प्राप्त हो रहा है, ये सभी क्रियाएं क्या कहलाएंगे, लकड़ी की प्राप्ति होती है। जैसे जमीन से मिट्टी कोड़े और मिट्टी कोड़ के हम लोग ईंटा बनाते हैं, तो मिट्टी से ईंटा बनाना या मिट्टी से खपड़ा बनाना, ये सब प्राथमिक क्रिया कहलाता है। लकड़ी प्राप्त करना प्राथमिक क्रिया कहलाता है। खनन, उत्खनन, खनन और उत्खनन में आता है जो पदार्थ को जमीन से प्राप्त होता है, जमीन को खोदने से जैसे ऐश मिलता है। जैसे हम लोग लोहा, डायरेक्ट लोहा जमीन से खोदते तो लोहा निकलता, लोहा निकलता है क्या नहीं, इसको हमको रिफाइन करना पड़ता है, मिश्रण निकालता है ऐश। जैसे लोहा हम लोग जमीन निकालते हैं, ऐश निकलता है हेमाटाइट, इसको मिश्रित करते हैं तो हमको अस्तर के रूप में लोहा प्राप्त होता है। उससे सोना चांदी जमीन से खोदते हैं तो कोयला निकलता है। तो खनन से जमीन पर प्राप्त होने वाला, जमीन के अंदर प्राप्त होने वाला जो वस्तु होते हैं वो खनन ये सभी प्राथमिक क्रिया में आता है। याद रखना सीधा जो प्रकृति से उत्पादन होता है प्राथमिक क्रिया कहलाता है। इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा कृषि से संबंधित है, कृषि एवं सहायक क्षेत्र में करते हैं, प्राथमिक को करते हैं। दूसरा कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक मतलब द्वितीय क्षेत्र में सारा काम उद्योगों में होता है, फैक्ट्रियों में होता है, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग कपास लगाए खेत में, तो उससे कपास हुआ, कपास को हम लोग प्राथमिक नहीं है, लेकिन यही कपास को हम लोग क्या किए फैक्ट्री में भेज दिए, उससे हम लोग को सूत बना, कपड़ा बना। तो सूत का निर्माण फैक्ट्री में हुआ, तो कपड़ा क्या करना द्वितीय क्षेत्र में बनाए, कपड़ा द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, है ना। जैसे गन्ना उत्पादन किए खेत में, तो गन्ना उत्पादन का लागत नहीं, कटाई बोलते हो ना,
बता रही आप बोलते हो ईंट बोलते हो, इसको हम लोग उत्पादन करते हो क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र क्रिया। लेकिन जब उसी को हम लोग गन्ना से हम लोग क्या करते हैं, चीनी बनाते हैं, चीनी हम लोग खाना बना पाएंगे, नहीं बनता, चीनी कहाँ बनाएगा, फैक्ट्री में बनेगा, तो चीनी का उत्पादन कहलाएगा द्वितीय क्षेत्र में, चीनी द्वितीय क्षेत्र में आएगा। जैसे हम लोग डेस्क बेंच बन गया, लकड़ी उत्पादन किए, लकड़ी प्राप्त किए वो प्राथमिक क्षेत्र का, लेकिन लकड़ी से हम लोग क्या किए, सनमाइका वगैरह लगा दिए, फैक्ट्री में बना है ना, जैसे पेंट कर दिए, लोहा प्राप्त हुआ, ये सब क्या चीज आ गया द्वितीय क्षेत्र में। चौक जमीन से निकाले थे तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र होगा, लेकिन इसको फैक्ट्री में इसमें लंबा कर दिए, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे सारे काम कहाँ होते हैं, घर बनाना, ईंट बनाना प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन वही ईंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो घर बनाना कौन क्षेत्र में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तो प्राथमिक वस्तुओं का प्रयोग करके जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। याद रखना, प्राथमिक वस्तु जो जमीन से या प्रकृति, इन सभी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जब इन सभी का प्रयोग करके इसमें किसी वस्तु का उत्पादन या निर्माण करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र का इसका निर्माण होता है। उत्पादन नहीं करते, फैक्ट्रियों में बनाया था, मानव के द्वारा बनाया था, मानव में नहीं होता है, मनुष्य के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसमें जब प्राकृतिक इन्वॉल्व होता है, दूध तुम उत्पादन नहीं करते हो, गाय से प्राप्त होता है, पशुपालन भी हम जानवरों से करते हैं, कृषि खेत पे करते हैं, जो प्राकृतिक है ना, खनन जमीन होता है, ये भी प्राकृतिक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे घर बनाना है ना, चेयर बनाना, या फिर बोर्ड बना हुआ है, बिजली का पंख बना हुआ है ना, तो ये सब कुछ भी बना हुआ है, मनुष्य ने बनाया है, तो द्वितीय क्षेत्र। अब लास्ट में आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसका वर्तमान समय में और आने वाले समय में इसका मांग बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। सारे रोजगार के सारे सब लोग इसी में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग की ज्यादा प्रयोग होता है, शारीरिक खटाली कम होती है, मानसिक खटाली ज्यादा होता है, इसी में सबसे ज्यादा पैसा, इसलिए लोग सब इसको काम कर रहे हैं। तृतीय क्षेत्र में होता क्या है, तृतीय क्षेत्र में ना तो वस्तु का उत्पादन होता है ना ही निर्माण होता है। इसमें ना तो वस्तु को उत्पादन करते हैं ना ही निर्माण करते हैं। इसलिए क्या करता है, वस्तु को उत्पादन और निर्माण में मदद करता है, हमारे काम को आसान करता है, और कोई काम नहीं करता, सिर्फ हमारे काम को आसान करता है। जैसे परिवहन संचार, परिवहन लोग खेत में या फैक्ट्री में जो भी सामान को उत्पादन करते हैं, मंडी तक या बाजार तक पहुँचाने ले जाने में, हमको एक जगह से दूसरी जगह ले आने में, दिल्ली में, मुंबई में कपड़ा बन रहा है, गुजरात में, सूरत में, हमारे हजारीबाग या पलामू तक आ रहा है, तो किससे आ रहा है, वहाँ परिवहन के माध्यम से आ रहा है, वहाँ जाकर खरीद के लाएंगे नहीं लाएंगे, तो हमारे यहाँ आ रहा है परिवहन। हम जा रहा है मीडिया के माध्यम से, FIFA वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, हम लोग घर बैठे FIFA वर्ल्ड कप देख रहे हैं, हम लोग मोबाइल से हर जगह बात कर रहे हैं, यही से सब कुछ बुकिंग कर रहे हैं, संचार सुविधा उपलब्ध करा रहा है। आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज धूप रहेगा, सब कुछ हमको इससे प्राप्त होता है, सब सूचना प्राप्त हो रहा है हमारे अगल बगल, तो ये हमारे काम को सिर्फ आसान कर देता है, हमको वहाँ जाना नहीं पड़ता है ना। प्रशासनिक एवं लेखाकरण तो सभी हमारे IAS हो गया, JPSC या ब्लॉक में काम होता है, स्कूल में काम होता है, पुलिस कर्मचारी जो काम करते हैं, वकील काम करते हैं, ये सारे काम क्या है, हमारे काम को आसान करते हैं। इन सभी कामों को हम लोग क्या करेंगे, सेवा क्षेत्र, समझ आ रहा है ना। ये लेखाकरण जो होता है, अकाउंटेंट होते हैं, कुछ हिसाब किताब रखने का, खर्च कितना हुआ, बैंक कैसे चलेगा, ये सब। चिकित्सा, हम लोग बीमार पड़ते हैं, हमारा इलाज करते हैं, ये एक आदमी बना देता है, आदमी नहीं बनाता, सिर्फ हमको स्वस्थ कर देता, ठीक कर देता। शिक्षा, हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, हम लोग क्या करें, मानव के रूप में आप लोग को ढा रहे हैं, आप लोग को ज्ञान दे रहे हैं, आपको जिंदगी को आसान कर रहे हैं, आप लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपका जीवन आसान होगा, आपको कम आसानी से करेंगे। बैंक एवं बीमा, बैंक हमारे रुपया पैसा धन संपत्ति को सुरक्षित रखता है, बीमा हमारे जीवन को कवर करता है, हमारे जीवन को नुकसान होता है तो उसका भरपाई करता है, वाहन परिवहन गाड़ी संपत्ति का ये सुरक्षा प्रदान करता है। रेस्तरां मतलब होटल, हम कहीं घूमने जाते हैं तो अपने घर से खाना पकड़े नहीं जा पाएंगे, जगह जगह पर होटल खुले हुए हमारे काम को आसान बना देता है, हमको बना बनाया खाना मिल जाता है, हमारे काम को आसान कर रहे हैं कि तो हमको सेवा दे रहा है। पर्यटन, हम लोग को घूमने का मन करता है, कहीं कुल्लू चले, मनाली चले, गोवा चले, पश्चिम भारत में चले गए, है ना, कहीं भी घूमने चल गया, विदेश चले गए, तो घूमने के लिए मनुष्य क्या करता है, मनोरंजन के लिए
जाता है, स्वस्थ के लिए जाता है। ये हमारे काम को क्या करते हैं, सब आसान बनाते हैं, तो सेवा देते हैं, इसलिए इसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें कोई नया वस्तु का निर्माण या बनता नहीं है, सिर्फ बड़ा बड़ा वस्तु में ये क्या करता है, मदद करता, सहयोग करते हैं, इसको सेवा क्षेत्र करते हैं। और दुनिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं बस वही तुम लोग काम करते हैं, इसके अलावा कोई भी काम नहीं करते हैं। क्लियर? हम लोग देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र के बारे में। इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का परिभाषा। तो देखेंगे फिर से प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन पिछले क्लास में भी बताए थे, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जमीन, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, जंगल, पहाड़, नदी, इन सभी चीज़ों, जीव जंतु, इन सभी चीज़ों के माध्यम से जब कोई वस्तु हम लोग को निर्माण उत्पादन करते हैं तो हम लोग प्राकृतिक के माध्यम से काम करते हैं, उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा काम ये खेती से संबंधित है, इसीलिए इसको हम लोग कृषि से संबंधित क्षेत्र भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें कोई नया वस्तु बना जाता है, इसमें प्रयोग किया था प्राथमिक वस्तु का। प्राकृतिक से जो वस्तु प्राप्त होती है, प्राथमिक इस क्षेत्र से जो वस्तु प्राप्त होता है उसमें आप प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग पिछले बोले थे कि गन्ना का उत्पादन करते हैं खेत में, उसको हम लोग नए वस्तु बनाने के लिए उसको चीनी बनाते हैं, तो वो कहाँ बनता है, फैक्ट्री में। तो चीनी हो गया द्वितीय, गन्ना हो गया प्राथमिक। कपास का उत्पादन के, कपास हो गया क्षेत्र में उत्पादन प्राथमिक, और इसी से कपड़ा बन गया तो तृतीय क्षेत्र। और वही कपड़ा से हमें टेलर को दिया, टेलर हमको सिल के दे दिया तो तृतीय सेवा में आ गया। ये तीनों चीज पड़े थे। और ये ज़्यादा काम क्या होता है, फैक्ट्री में होता है, कल कारखानों में होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र भी है। अब लोग देखें तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र के अंतर्गत वैसी गतिविधियाँ आती है, वैसी आर्थिक क्रिया आते हैं जिसमें तो ना तो कोई वस्तु का उत्पादन होता है, ना ही वो निर्माण होता है। वो सिर्फ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को मदद करता है, सिर्फ मदद करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है ना। इसलिए इसको हम लोग सेवा भी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि परिवहन, इससे बता रहे हैं परिवहन हमारे सामान को एक जगह से दूसरे जगह लाने में मदद करता है। यदि गाड़ी में हम सामान को लोड किए, 1 बोरा गेहूँ तो 2 बोरा हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये क्या होता है, इसमें हमारे आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। संचार, हम लोग को हर चीज़ का सुविधा उपलब्ध होता है, हर चीज़ का सूचना प्राप्त होता है, वर्षा होगी कि नहीं होगी, कहाँ पर मैच हो रहा है, कहाँ पर सरकार कौन सी योजना चला रही है, सरकार कौन सी काम कर रही है, किस वक्त कौन सा घटना कहाँ घटा, मोबाइल के माध्यम से भी, टीवी के माध्यम से, सब चीज़ के माध्यम से प्राप्त है ना। ऐसे देखेंगे प्रशासनिक कार्य होता है, IAS लोग होते हैं, फिर यहाँ पर ब्लॉक में JPS वीडियो अधिकारी होते हैं, या शिक्षा अधिकारी होते हैं, शिक्षक होते हैं, पुलिस प्रशासन होती है। ये हमारे काम को सिर्फ आसान करते हैं, कोई काम मदद बड़ा नहीं करते। प्रशासनिक कार्य, स्वास्थ्य, डॉक्टर हमारे सिर्फ इलाज करता है, आदमी नहीं बना देता है ना। शिक्षा, पर्यटन हम लोग घूमने के लिए आते हैं, बैंकिंग, बीमा, ये सभी कौन सा क्षेत्र में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शॉर्ट में बोलते हैं GDP। कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो कोई देश होता, मान लो ये भारत देश है, ये भारत है ना, भारत। तो भारत में एक निश्चित समय दिया जाता है। जैसे भारत का लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, ये लेखा वर्ष होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 जुलाई लास्ट करता है, याद रखना। तो आप बता रहे कि भारत में एक साल, एक दिया हुआ समय निश्चित, एक गुफा, इसके बाहर नहीं जाना है। तो 1 साल में जितनी भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या निर्माण होता है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र से हो, द्वितीय क्षेत्र से हो, या सेवा क्षेत्र से हो, ये आप लोग ध्यान दो, किसी भी क्षेत्र से होता है। मैंने ध्यान दो, बोले कि हमारे नहीं करना है। तृतीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्र से क्या है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, तीनों क्षेत्र से जब हम लोग वस्तु का उत्पादन है, कोई भी वस्तु हो,
उसको उत्पादन करने के बाद जब उसको टोटल पैसा को जोड़ देते हैं, भारत में चाहे गाड़ी बन रही है, घर बन रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बैंक से पैसा आ रहा है, टोटल पैसा या दुकान से कोई भी पैसा, टोटल पैसा को सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद जो अंतिम वस्तु का पैसा जोड़ता है, अंतिम मूल्य, कौन सा मूल्य को जोड़ते हैं, याद रखना, अंतिम वस्तु को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम वस्तु का मूल्य को जोड़ा जाता है। इससे हम लोग को जो प्राप्त उसको जीडीपी कहते हैं, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखना कि क्या किसी देश के भीतर किसी विशेष वस्तु उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य को समझें। अब अंतिम क्या है, याद रखना, बार बार पूछना कि अंतिम वस्तुओं को शामिल क्या आता है। तो अंतिम क्या, अब हम लोग अंतिम को देखेंगे। जैसे दो चीज हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग गेहूं उत्पादन किए, गेहूं उत्पादन लेते हैं, 1 केजी गेहूं का है, 1 केजी गेहूं का दाम हो गया मेरा 30 रुपया। 25। अब इस गेहूं से हम लोग क्या कर दिए, आटा बना दिए, आटा। अब 1 केजी आटा का दाम हो गया तुम्हारा मान लो 40 रुपया। गेहूं से आटा बनाने में तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना गया, 10 रुपया। अब इस आटा से हम लोग क्या बना के पाव रोटी या ब्रेड बना दिए, ब्रेड 1 पैकेट, और 1 केजी ब्रेड से 1 पैकेट बना, एक बड़ा पैकेट बना, और इसका दाम हो गया मान लेते हैं 50 रुपया हो गया। अभी ब्रेड हम लोग गेहूं नहीं खाते हैं, आटा भी नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं जी हम लोग, ब्रेड, है ना। तो ब्रेड खाते हैं, तो अब हम लोग टोटल पैसा को जोड़ देंगे तो कितना पैसा आ जाएगा जी, 40 और 70 ना, कितना आ जाएगा, 7 7 7 5 12 120 रुपया हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है जी, 120 रुपया, टोटल पैसा 120 रुपया है। अब हम लोग को बताना है कि हम लोग जीडीपी में किसको जोड़ेंगे, इस गेहूं का पैसा जोड़ेंगे कि आटा का पैसा जोड़ेंगे कि ब्रेड का पैसा जोड़ेंगे, किसका पैसा, कि सभी तीनों का पैसा जोड़ेंगे, किसका पैसा जोड़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। मान लेते हैं हम एक तीनों का पैसा का, ये भी हमारे देश में उत्पादन हुआ, आटा भी देश में हुआ और ब्रेड भी देश में हुआ, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 120 रुपया हो जाएगा, है ना। लेकिन हमको क्या करना है, अब हम लोग को देखते हैं गेहूँ किससे बना, आटा से बना। तो गेहूँ में, आटा में किसका पैसा शामिल है, गेहूं का भी पैसा शामिल है। तो 30 रुपये कितना पड़ा, 10 रुपये बनाने में केवल आटा लगा, 30 रुपया तो गेहूं का पैसा। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे 50 रुपया लग गया, तो 30 रुपया, यहाँ पर 30 रुपया गेहूं वाला है और 30 रुपया आटा वाला है ना जी, 10 रुपया आटा वाला है, 40 रुपया हो गया, और 10 रुपया हमको पैकेट को ब्रेड बनाने में खर्च लगा, तो इसका मिला के कितना हो गया जी, 50 रुपया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर गेहूं का पैसा क्या बार टूट जाएगा, 1 2 3, गेहूं का पैसा यहाँ भी लगा हुआ है, गेहूं का पैसा 30 रुपये इसमें भी है और गेहूं का पैसा इसमें भी है, आटा का पैसा, जबकि आटा का पैसा भी इसमें जुड़ गया। तो ये क्या हो जाएगा, दोहरी गणना हो रहा है, एक ही पैसा को क्या बार जोड़ रहे हैं। अब हमको पैसा मेरे पास टोटल 50 रुपया है और हम लोग सबको जोड़ देंगे तो देगा 120 रुपया दिखा देगा, गड़बड़ हो जाएगा, 70 रुपया गया कहाँ, आंकड़ा गलत हो जाएगा, काउंटिंग गलत हो जाएगा। तो ये दोहरी गणना हो रहा है, इसीलिए कौन सा वस्तु का मूल्य को शामिल करते हैं, अंतिम वस्तु। इसमें ना तो हम गेहूं का मूल्य जोड़ेंगे, ना ही आटा का मूल्य जोड़ेंगे, किसका मूल्य जोड़ेंगे, ब्रेड का। तो जीडीपी में कितना जोड़ेंगे, 50 रुपया जोड़ेंगे, है ना, 50 रुपया। इसीलिए जब भी जीडीपी गणना करते हैं तो अंतिम वस्तुओं का मूल्य को जोड़ते हैं, याद रहेगा। क्या होता है, अंतिम वस्तु उसको कहते हैं जिसको उपभोक्ता अंतिम रूप से उपभोग करता है। जैसे कोई भी चीज हो, चाहे हम लोग गेहूं का आटा बनाए, आटा तो खाएंगे नहीं, गेहूं खाएंगे नहीं, अंतिम वस्तु क्या होगा, ब्रेड। जैसे कपास उत्पादन किए, कपास को नहीं पहनेंगे, वो कपड़ा बना, कपड़ा से फिर हम लोग को टेलर के पास गया, सिलाई करके दिया, कपड़ा बना, तो कपड़ा शर्ट जब बन गया तो अंतिम वस्तु हो गया। धान उत्पादन किए, धान से चावल बनाए, चावल को जब हम लोग क्या करते हैं, रसोई घर में उबालते हैं, उसके बाद क्या बन जाता है, चावल। चावल बन गया तो चावल क्या हो, भात बने तो भात बोलते, भात अंतिम वस्तु हो गया। बात क्लियर हो गया ना। तो अंतिम वस्तु के मूल्य को। अब दूसरा आता है जीएसपी, सकल
राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर, दोनों का परिभाषा सेम है। जैसे किसी विशेष वर्ष में किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित समय के अंदर उस देश में जितने भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसके कुल अंतिम मौद्रिक मूल्य इसमें भी जोड़ देते हैं। सिर्फ इतना है, सिर्फ इसमें विदेशी मुद्रा शामिल होता है। याद रखना, जीएनपी और जीडीपी में बस अंतर यही है कि सिर्फ इसमें विदेशी मुद्रा शामिल होता है। इसको हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विदेशी मुद्रा है क्या, मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे विदेशी मुद्रा क्या होता है। विदेशी ये हो गया भारत, और ये हो गया कोई भी विदेश, कोई भी देश। जैसे कोई सऊदी गया कमाने को, अमेरिका कमाने जाता है ना जी, तो भारत के लोग विदेश कमाने आए हैं और विदेशी लोग भी भारत कमाने आए। तो क्या भारत के लोग पैसा कमाने विदेश गए तो वहीं पैसा छोड़ देंगे? नहीं कराएंगे। जब विदेशी को भारत कमाने आया है तो भारत में पैसा छोड़ देगा? नहीं, लेके जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि इसको पैसा को भी जोड़ा जाता है। तो इस पैसा को विदेशी पैसा जोड़ा जाता है, तब ये क्या निकल जाता है? जीएनपी। तो जीएनपी निकालने के लिए क्या करना होता है? जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ एक्स बता रहा जो भारतीय विदेश में कमाने गए हैं वो, और एम बता रहा जो विदेशी भारत में कमाने गए हैं वो। अब इसमें नुकसान हो गया, घाटा, ये देखेंगे। मान लेते हैं तो जीएनपी निकालते हैं, तो जीएनपी बराबर हो जाता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो मान लेते हैं भारत का जीडीपी मान लेते हैं 500 करोड़ डॉलर है। 500 करोड़ डॉलर में ही निकालते, 500 करोड़ डॉलर है ये भारत का। ध्यान देना, हवाई नहीं करना। अब इसमें जोड़ देते हैं प्लस पैसा विदेश से कमा के लाए उसको जोड़ते हैं। मान लेते हैं भारतीय लोग विदेश से कमाए, विदेश में मान लो कमाए हैं 50 करोड़ डॉलर। विदेश से कितना कमा के लाए? 50 करोड़। और विदेशी लोग भारत से कमा कर ले गए, तो कमा के ले जाएगा उसको घटाएंगे ना जी, कमा के ले गए 20 करोड़ डॉलर। अब ध्यान देंगे, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 500 प्लस माइनस 50 में 20 का 30, यानी कितना हो जाएगा जी? 30। टोटल कितना जाएगा? 530 करोड़ डॉलर हो जाएगा। तो ये भारत को फायदा होगा। भारत को क्या होगा? भारत का जीडीपी बढ़ा। लेकिन जब यही हो जाता है, अब जब यही हो जाता है क्या होता है? जब हम लोग देखते कि यदि यहाँ विदेशी लोग भारत से कमा के, विदेशी लोग भारत के लोग कमा के 20 करोड़ डॉलर और विदेशी लोग कमा के ले जाते हैं 50 करोड़ डॉलर। तो यहाँ घटाएंगे तो प्लस माइनस 50 में 20 घटाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा ना। तो माइनस 30 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 470। कितना जाएगा जी? 470 डॉलर। भारत का पैसा कहाँ चला गया जी? ठीक है, तो भारत का पैसा घट गया, तो भारत को घाटा हुआ कि फायदा? घाटा हो गया। तो भारत का जीडीपी क्या हो गया जी? घट गया। तो ये मायने रखता है कि कौन सा विदेशी, इसलिए विदेशी व्यापार ज्यादा क्या होता है, जो ज्यादा कमा के लाएगा उसको फायदा। जब अमेरिका में ज्यादा फायदा उनको रहता है, क्योंकि सभी देश से ज्यादा पैसा अमेरिका ला रहा है, उसका व्यापार ज्यादा है, इसलिए अमेरिका का जीडीपी ज्यादा होता है। भारत कम कमा के लाता है, भारत ज्यादा पैसा खर्च कर देता है, इसलिए जीडीपी ज्यादा। लेकिन कभी कभी कोई देश बंद अर्थव्यवस्था अपनाता है, ना तो खरीदेंगे ना तो बेचेंगे। तो यहाँ पर क्या जाता है? जीडीपी बराबर जीएनपी। ना तो बाहर का पैसा अंदर आएगा, ना अंदर का पैसा बाहर जाएगा। तो जीडीपी और जीएनपी दोनों कंडीशन में दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया?